अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली की सियासत हाई है। एक तरफ ईडी केजरीवाल से सवाल कर रही है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के भीतर जुबानी जंग जो है वो चल रही है। केजरीवाल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईडी कस्टडी से अरविंद केजरीवाल ने अब एक और निर्देश जारी कर दिया है। केजरीवाल का स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी है। कुछ ही देर में सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग को क्या निर्देश दिए हैं इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, अहमद बिलाल और दीपक रावत। आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले दीपक का रुख करते हैं और जरा जानते हैं दीपक से, ईडी कस्टडी से पहला निर्देश अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो जल आपूर्ति है और सीवेज उसको लेकर दिया जाता है और अब दूसरा जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए दिया गया है। क्या है ये निर्देश जो स्वास्थ्य विभाग के लिए दिया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, इसको लेकर क्या खबर है? और दीपक रावत, ये निर्देश आ किस तरीके से रहे, मतलब आम आदमी पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं जब वो ईडी की रिमांड में है? देखिए रोमाना, कम्युनिकेट कैसे करें इस बारे में पहले बात कर लेते हैं। दरअसल उनकी पत्नी को शाम को 1 घंटे का टाइम दिया गया मिलने के लिए। इस दौरान उनके जो पीएस हैं वो भी उनके साथ मौजूद होते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि उनके जरिए ही जो तमाम निर्देश हैं वो बाहर मंत्रियों तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जब ईडी की तरफ से बात सामने आती तो ईडी ये कहती है कि न उनके पास कोई पेपर है, न कोई पेन दिया गया है और न कोई ऐसा टाइप राइटर है जिसमें वो टाइप करके अपना आदेश जो है, निर्देश जो है वो भेज सके। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो निर्देश आगे बातचीत करेंगे, पहले जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज मीडिया के सामने। को गिरफ्तार करके ली गई और तब से वे ईडी की हिरासत में हैं। कोई साधारण आदमी भी इस तरीके से गिरफ्तार हो जाए तो उसकी चिंताएं रहती हैं, पत्नी का क्या है, बच्चों का क्या है, कौन वकील किया जाए, कैसे बेल ली जाए, क्या बहस हो रही है। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसी मिट्टी के बने हैं कि वहाँ ईडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। और एक विषय उनके दिल के हमेशा बड़ा करीब रहा, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, कि दिल्ली के अस्पतालों में समय पे इलाज मिले, गरीब को भी मिले, मिडिल क्लास को भी मिले, मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त दवा मिले, मुफ्त टेस्ट मिले। मुझे याद है कि जब मुख्यमंत्री जी बाहर थे तो मुझे कहते थे कि तू कब जाएगा अस्पताल, कब जाएगा? तो मैं बोलूँगा सर कल जाऊँगा। कौन से हॉस्पिटल जाएगा? मैं कहूँ सर इतने में जाऊँगा। अच्छा ठीक है। तो मैं कई बार फेसबुक लाइव और ट्विटर पे लाइव दिखता था, कई बार टीवी की तरफ से लाइव दिखता था, तो कहते थे अरे तू सीधा ही स्टोर में क्यों चला जाता है, तू पहले खिड़की पे जाया कर, जहाँ पे दवा मिलती है उस खिड़की पे जाया कर, वहाँ पे उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि तू मंत्री है, वहाँ लोगों का पर्चा ले लेकर पूछा कर कि इस पर्चे के अंदर 3 दवाइयाँ हैं तो कितनी मिली, देखा कर कि वही दवाई है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दवाई कोई और लिखी है वो दूसरी मिली, और फिर लिखा कर कि कितनी दवाइयाँ मिल रही हैं। पहले मेरे को आइडिया नहीं था, मैं पहले ही एमएस के पास जाके पूछता था कि भाई ईडीएल लिस्ट कितनी है, असेंशियल ड्रग लिस्ट, उसमें कितनी मौजूद हैं। कहते नहीं इनके चक्कर में मत पड़, तू बाबू मत बन, पहले खिड़की पे जाया कर। और देखते थे, हर वीडियो को देख के कहते थे कि यहाँ पे तो ये दवाई नहीं थी, तो क्या किया? फिर मैं बताता था कि ऐसे किया, ऐसे किया। और मोहल्ला क्लिनिक्स के विषय में कई बार लोग डायरेक्ट शिकायत कर देते थे,
तो पूछते थे कि ये मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे है, इसमें तो इतने दिनों से डॉक्टर नहीं है, क्यों नहीं है? इतने दिनों से है तो अफसर ने क्या कार्रवाई की, तुमने क्या किया? एक एक चीज का ध्यान रखते थे। और पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जेल के अंदर हों, बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ लेने जाए, उसे दवा मिले। और अगर उस गरीब आदमी को दवा नहीं मिलेगी, एक बड़ी साधारण सी बात है दोस्तों कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर अस्पताल में जाए, दवा ना मिले तो वो खरीद सकता है, मगर दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं जो दवाइयों के लिए पूरी तरीके से सरकारी अस्पतालों में आश्रित हैं। और कुछ लोगों की तो दवाइयाँ ऐसी हैं जो जब तक जिएंगे तब तक उनकी दवा चलेगी। किडनी की जिनको बीमारियां हैं, जब तक जिएंगे तब तक डायलिसिस होगा, जब तक जिएंगे दवा चलेगी। ब्लड प्रेशर की दवा है, डायबिटीज़ की दवा है, इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी दवा के लिए वो लोग पूरी तरीके से दिल्ली सरकार के अस्पतालों पे, मोहल्ला क्लिनिकों में और हमारी डिस्पेंसरियों में जो मुफ्त दवा मिलती है उस पर आश्रित है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगातार इंटरवल्स के बाद टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है, और वो टेस्ट भी जो है उसके लिए वो हमारे मोहल्ला क्लिनिकों पे आश्रित हैं। और इस तरीके की सूचना मुख्यमंत्री जी को मिली है कि कई मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते थे उसके अंदर समस्या आ रही है। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयाँ और सारे टेस्ट मुफ्त मिले और उनकी उपलब्धता कम ना हो। मैं समझता हूँ कि उनका निर्देश तो हमारे लिए भगवान की आज्ञा जैसा है, और इसके ऊपर युद्ध स्तर पे मेरा विभाग और मैं मिलकर कार्रवाई करेंगे। और मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से सभी दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका मुख्यमंत्री चाहे जेल में है, मगर सोच वो सिर्फ आपके लिए रहा है, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए मुख्यमंत्री सोच रहे हैं। और उनकी चिंता यही है कि उनके जाने के बाद पीछे कोई व्यवस्था खराब ना हो। और हम सब लोग जो उनके सिपाही हैं, हम सब लोग 24 घंटे काम करेंगे, मगर कोई दिक्कत जो है दिल्ली वालों को नहीं होने देंगे। ऐसी मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और हमारे लिए ये भगवान की आज्ञा जैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही ईडी रिमांड में हैं, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि उन्हें फिक्र ईडी रिमांड में भी अपनी नहीं बल्कि दिल्ली के लोगों की सता रही है। दिल्ली वालों की फिक्र कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त टेस्ट हो, ये चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में स्वास्थ्य को लेकर जो व्यवस्था बनाई है आम आदमी पार्टी सरकार ने, उसमें कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो, यही ईडी रिमांड में भी अरविंद केजरीवाल की प्राथमिकता। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूं। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही तरफ से प्रदर्शन किए जाने हैं। प्रधानमंत्री आवास का घेराव आम आदमी पार्टी करेगी। सुबह 11 बजे का वक्त आम आदमी पार्टी ने तय किया है।
बीजेपी का केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन। फिरोजशाह कोटला स्टेडियम से दिल्ली सचिवालय तक होगा यह प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, इस मांग को लेकर बीजेपी सड़क पर उतरेगी। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूं। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही तरफ से प्रदर्शन किए जाने हैं। प्रधानमंत्री आवास का घेराव आम आदमी पार्टी करेगी। सुबह 11 बजे का वक्त आम आदमी पार्टी ने तय किया है। बीजेपी का केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन। फिरोजशाह कोटला स्टेडियम से दिल्ली सचिवालय तक होगा यह प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, इस मांग को लेकर बीजेपी सड़क पर उतरेगी। और इस बीच आपको कुछ और जानकारियां इस बड़ी वॉल पर देते हैं। केजरीवाल पर आज क्या होने वाला है ये विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, जो प्रदर्शन होगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास के घेराव का प्लान है आम आदमी पार्टी का। प्रदर्शन की शुरुआत सुबह 11 बजे की जाएगी। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, जाहिर सी बात है कार्यकर्ता, सभी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। मकसद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करना आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन का। इस बीच अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जारी है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से मार्च की जाएगी। बीजेपी की मांग है केजरीवाल इस्तीफा दें। तो केजरीवाल पर आज किस तरीके की गहमागहमी रहेगी ये आपने देखा। हम सीधे अब आपको एक बार फिर से ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब बिलाल के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा बिलाल से जानते हैं आम आदमी पार्टी प्रदर्शन की तैयारी 11 बजे से। अभी आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरीके की तैयारियां देख रहे हैं बिलाल? हाँ बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि आज दिल्ली बीजेपी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर के आज एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो प्लान किया गया है। और ये प्रदर्शन जो है वो शुरू होगा फिरोजशाह कोटला जो स्टेडियम है यानी दिल्ली गेट से लेकर के जो दिल्ली सचिवालय है वहां तक ये प्रोटेस्ट मार्च जो है वो दिल्ली बीजेपी की तरफ से निकाला जाएगा, जिसकी अगुवाई जो है वो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, इसके अलावा कई बड़े नेता भी जो है वो इस प्रोटेस्ट मार्च में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जो है इसकी तैयारी को क्या की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, इसकी बानगी में अगर आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर जो अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियां जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल जिले के जो पुलिस अधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, वो यहाँ पर लगातार गश्त कर रहे हैं और वज्र वाहन की तैनाती भी जो है वो यहाँ पर की गई है ताकि अगर प्रदर्शन जो है वो उग्र होता है तो फिर यहाँ पर पानियों की बौछार भी जो है वो की जा सकती है। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों के पास जो टीयर गैस शेल्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आपको बता दें कि इस जगह जहाँ पर ये प्रोटेस्ट प्रपोज्ड है वहां पर धारा 144 जो है वो लगाई गई है। और पुलिस के सूत्रों का यह भी कहना है कि किसी तरीके की कोई प्रदर्शन की इजाजत जो है वो इस इलाके में नहीं दी गई है और ना ही जो है वो इस प्रदर्शन की इजाजत जो है वो पुलिस की तरफ से दी गई है। तो कहीं ना कहीं अगर ये प्रदर्शन जो है वो उग्र होता है तो एक रस्साकशी की स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बैरिकेडिंग है, 4 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर की गई है, जहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है। और ये वही शहीदी पार्क है जहां पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इसी शहीदी पार्क में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी प्रदर्शन किया था और आज जो है वो यहां इस शहीदी पार्क के बाहर जो है वो दिल्ली बीजेपी के नेताओं की तरफ से प्रदर्शन। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक से बिगड़ी है। मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सूत्रों का दावा, आईसीयू में मुख्तार अंसारी का इलाज चल रहा है। इस वक्त बांदा के मेडिकल कॉलेज को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहां मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में ही मुख्तार अंसारी का फिलहाल इलाज जारी है। और खबर यह मिल रही है कि मुख्तार अंसारी की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। डॉक्टर्स की टीम लगातार स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। अगर जरूरत डॉक्टर्स महसूस करते हैं तो मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज से किसी अन्य बड़े अस्पताल में रेफर किया जा सकता है। कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी के जो परिजन हैं वो भी मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं। इस समय मौजूद है बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में, जहां पर आज सुबह करीब 4 बजे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को भर्ती कराया गया है। आपको बता दें मुख्तार अंसारी इस समय बांदा के मंडल कारागार में कैद है और अचानक से देर रात उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसे आनन फानन में जेल प्रशासन ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद आला अधिकारी जेल में पहुंचे और तत्काल मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांदा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है
मुख्तार अंसारी की हालत काफ़ी गंभीर है और उसे यहीं पे हमारे पीछे जो बिल्डिंग है आपातकालीन, वहीं पर उसको भर्ती कराया गया है, जहां इस समय इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी ने अभी 21 मार्च को बाराबंकी में वर्चुअल पेशी के दौरान ये आरोप भी लगाया था कि उसे खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिससे उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। काफ़ी दिनों से जानकारी भी आ रही थी कि मुख्तार की हालत दिन पर दिन बिगड़ रही है, लेकिन जेल प्रशासन ने इसके बारे में बताया था कि उन्होंने 5 डॉक्टरों की पैनल से मुख्तार का मेडिकल चेकअप कराया था, जिसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। लेकिन अब मुख्तार की हालत कितनी ख़राब है, क्या स्थिति है, इस बारे में अभी कोई भी प्रशासनिक, पुलिस या फिर मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर या अधिकारी कहने से कतरा रहा है। इसी पर और जानकारी के लिए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिषेक उपाध्याय आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। पहले संजय का रुख करते हैं और जरा जानते हैं संजय से, अचानक क्या हुआ? सुबह 4 बजे मुख्तार अंसारी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, क्या तबीयत बिगड़ी थी और इस समय स्थिति कैसी है? संजय। देखिए रोमाना, ये अचानक कुछ भी नहीं हुआ है। पिछले कई दिनों से मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब थी और पिछले हफ्ते मुख्तार अंसारी जब गैंगस्टर कोर्ट में पेशी कर रहा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी चल रही थी, तब भी उसने ये बात कही थी कि उसको स्लो पॉइजन दे करके मारने की कोशिश हो रही है। यही बात उसके वकीलों ने कोर्ट में अर्जी देकर भी कही थी। परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को की हत्या की साजिश हो रही है और खाने में उसको जहर मिलाकर देने की कोशिश हो रही है। और इधर बीच मुख्तार की तबीयत पिछले 5 दिन से करीब खराब चल रही है और उसके बाद कल जब उसकी हालत गंभीर हुई है तो उसको बांदा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। अलग बात है कि अभी जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि मुख्तार अंसारी को पेट में कुछ समस्या थी, उसको मोशन पास करने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसके कई सारे टेस्ट किए गए और टेस्ट में सभी नॉर्मल है स्थिति, कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है और उसका उपचार किया जा रहा है। तो बहरहाल कोई भी गंभीर बात डॉक्टर और पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन की ओर से नहीं कही जा रही है। ये अलग बात है कि परिजनों का लगातार ये आरोप बना हुआ है। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। अभी जो मेडिकल बुलेटिन जिसका जिक्र यहाँ पर अभिषेक संजय कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि डॉक्टर्स की तरफ से जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया उसमें बताया जा रहा है कि कुछ भी मामला गंभीर नहीं है, लेकिन आरोप तो बहुत गंभीर जो मुख्तार अंसारी और परिवार की तरफ से लगाए गए कि जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजनिंग की जा रही है जेल में मुख्तार अंसारी की। किस तरीके से ये मामला सियासी तौर पर अब गर्मा सकता है इस चुनावी माहौल में? अभिषेक उपाध्याय। रोमाना, कुछ बातें बहुत ही अहम हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज हुआ क्या। आज सुबह 3:30 बजे महमूदाबाद थाना जो है वहां पर एक वायरलेस जाता है बांदा जेल से और उसमें ये लिखा जाता है, और अफजाल अंसारी के नाम पर होता है, मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं, उसमें ये लिखा जाता है कि मुख्तार अंसारी की हालत बिगड़ गई है, उनको हम मेडिकल कॉलेज ले जा रहे हैं। और उसमें यह भी लिखा होता है कि अफजाल अंसारी, अफसान अंसारी जो उनकी पत्नी है, और उमर अंसारी उनका बेटा, वो यहाँ पर तत्काल पहुंचे और उपचार में सहयोग करें। ये जो लैंग्वेज थी और ये वायरलेस हमारे पास है रोमाना, उसकी लैंग्वेज बता रही थी कि स्थिति गंभीर है और इसीलिए ये रात के 3 बजे, माफ कीजिएगा, सुबह के 3 बजे वायरलेस भेजा गया और उसके बाद ही अफजाल अंसारी निकले हैं। मेरी उनसे भी बात हुई है और उमर अंसारी जो बेटा है उससे भी बात हुई है। उनका यही कहना है कि ये जो संजय कह रहे थे वही बात है कि आज की बात नहीं है, ये एक मुसलसल चल रहा है। पिछले कई दिनों से उनकी हालत खराब है, स्लो पॉइजनिंग की बात की थी और उसके बाद कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है रोमाना। ये भी अहम बात है कि इसी बीच में सस्पेंशन भी हुआ है, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक परिणाम इसके बहुत ही रिपरकशन होंगे। और इसलिए भी एक बात मैं और ऐड कर दूं कि एक उसरी चट्टी का गोलीकांड है रोमाना, जिसमें कि ब्रजेश सिंह बनाम मुख्तार अंसारी के बीच में खूनी झड़प हुई थी। उसमें मुख्तार अंसारी परिवार का कहना है कि मुख्तार की गवाही भी होने वाली है, इसलिए भी टारगेट किया जा रहा है। कुल मिलाकर के पूर्वांचल की राजनीति में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बड़ा सियासी तूफान आ सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में मुख्तार अंसारी और परिवार के आरोपों को बल इसलिए मिलता है क्योंकि इसी मामले में जो बांदा जेल के अफसर हैं कुछ, उन पर कार्रवाई भी हुई। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक उपाध्याय, संजय त्रिपाठी, इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ेंगे। मुख्तार अंसारी से मिलने पहुंचे उनके परिवार की तरफ से मांग की जा रही है कि मुख्तार अंसारी का किसी अच्छी जगह इलाज करवाया जाए। आज सुबह में मोहम्मदाबाद थाने में यहाँ से बांदा जेल अधीक्षक साहब का एक वायरलेस गया, तो उसके बाद उनके किसी सिपाही ने आकर रिसीव कराया मेरे चचेरे भाई अफजाल अंसारी को कि
मुख्तार अंसारी साहब की तबीयत खराब है। जिसको सूचना मिली वो चल दिया। उनके बेटे उमर अंसारी भी दिल्ली थे, वो दिल्ली से चल चुके हैं, आ रहे हैं। और सांसद अफजाल अंसारी भी रास्ते में हैं, कुछ देर में वो पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी मेरे वकील साहब को मिलने दिया गया है, मुझे अभी मिलने की इजाज़त नहीं मिली है। होश और हवास में हैं वो, लेकिन अभी उनकी कुछ मेडिकल रिपोर्टें आई नहीं है। आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और चक्कर आया, वो गिर गए थे। उसके बाद जेल सुप्रीडेंट साहब ने तत्काल 3 बजे रात में यहाँ पर उनको एडमिट कराया। तो सारे परिवार के लोगों को मालूम हुआ, सब लोग तो डर गए थे कि पता नहीं वो इस दुनिया में है कि नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद ये पता लगा कि वो ठीक है। और मुख्तार अंसारी के वकील नसीम हैदर ने दावा किया है कि हालत अब ठीक है मुख्तार अंसारी की। उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी के पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ थी। अभी जांचें भेजी गई हैं, कोई रिपोर्ट अभी आई नहीं है। अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं आया है। उनके पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। और जो ब्लड जांच हुई थी उसकी भी कोई रिपोर्ट अभी नहीं निकाली गई है। कुछ जांचें रह गई हैं, उसी के बाद पता चलेगा। अभी उनकी हालत जो है हल्की फुल्की ठीक कही जा सकती है। तो मेरे 4 बजे के या 4:30 बजे के आसपास कभी हम लोग आए। बैठ से उनके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी के पास गया था, तो उन्होंने हमको भेजा। 21 बजे से हमको सूचना मिली, 5 कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत। उन्होंने कंगना रनौत पर एक पोस्ट किया जिसके बाद सियासत तेज हो गई। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की मंडी से कंगना को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और इसी के बाद सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया गया जिसे बीजेपी ने आपत्तिजनक करार दिया। मामला बढ़ने के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दी कि उनका सोशल मीडिया हैंडल कई लोग चलाते हैं और किसी और ने यह पोस्ट किया है। जबकि आपत्तिजनक पोस्ट के बाद कंगना रनौत ने सुप्रिया श्रीनेत को करारा जवाब दिया। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार विवाद क्यों हुआ, किस विवाद में कांग्रेस इस वक्त घिरी हुई है। कंगना को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या पोस्ट किया, देखिए। कंगना पर पोस्ट कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के हैंडल से हुआ। विवाद क्यों? क्योंकि ये जो पोस्ट है वो आपत्तिजनक पोस्ट, इसी पर बीजेपी की तरफ से आपत्ति जताई गई। मंडी से कंगना को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर ये पोस्ट किया गया था सुप्रिया श्रीनेत के हैंडल से और विवाद बढ़ने के बाद पोस्ट को तो डिलीट कर दिया गया है। सुप्रिया श्रीनेत की सफाई भी आ गई है। वो कह रही हैं कि किसी और व्यक्ति ने पोस्ट किया है उनके सोशल मीडिया हैंडल से। इस मामले में महिला आयोग ने चुनाव आयोग से शिकायत भी कर दी है। तो कुल मिलाकर ये विवाद अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंगना पर पोस्ट के बाद सुप्रिया श्रीनेत सफाई दे रही हैं, जिस पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी पलटवार कर रहे हैं। देखिए जरा कैसे ये आर पार छिड़ा है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? भारतीय जनता पार्टी भारत के कलाकारों का सम्मान करती है, भारत की महिलाओं का सम्मान करती है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मंडी से टिकट मिलने के बाद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया था। मेरा सौभाग्य है, देखिए ये मेरी जन्मभूमि है, तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा। अगर आप लोगों का इस तरह का रहेगा कि हाँ कंगना हमारी सेवा में आए, तो डेफिनेटली मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगी।
हमारे जो राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे हिमाचल से ही हैं, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अनुराग ठाकुर जी ने भी मेरा बहुत सहयोग दिया है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी कृपा है हम पर, जो आज हमें ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। तो आप ये कंगना रनौत को सुन रहे थे, टिकट मिलने पर आभार जता रही हैं और दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत उनकी पोस्ट को लेकर बीजेपी कांग्रेस का घेराव कर रही है, जिस पर राशिद अलवी ने बयान को गलत ठहराया। उन्होंने इनकार कर दिया कि उनका ये कमेंट नहीं है। भारत सरकार बीजेपी के पास है, वो आसानी के साथ ये पता कर सकती है कि ये किसकी हरकत है, किसने एक्सेस किया, किसने कमेंट किया। उसके बाद जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, भले ही सुप्रिया श्रीनेती जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं। क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। मुझे लगता है वाकई में जो कंगना कह रही हैं कि देश की हर एक बेटी, हर एक बहन, हर एक महिला इज्जत की हकदार है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, सुप्रिया श्रीनेत के जो सोशल मीडिया अकाउंट है उससे जो पोस्ट हुआ है वो बैठे बैठाए कांग्रेस के गले की हड्डी बन चुका है। कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति में एक मुद्दे की ज़रूरत होती है और कंगना को वो मुद्दा मिल गया। कंगना, आप जानते हैं कि जब भी मुद्दा मिलता है तो उसमें पीछे नहीं हटती हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा का मुद्दा रहा हो। मुंबई में आपने देखा शिवसेना के खिलाफ किस तरह से उन्होंने मोर्चा संभाला था। तो ये इस मोर्चे में भी मेरी जानकारी है वो दिल्ली आ रही हैं और शायद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स से वो मुलाकात करेंगी और आगे की रणनीति तय करेंगी। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस के खिलाफ पिछले 24 घंटे से कंगना रनौत और उनकी टीम, उनके लोग हमलावर हैं और ये मुद्दा मंडी की राजनीति के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होने वाला है, क्योंकि इस मुद्दे में न सिर्फ एनसीडब्ल्यू कंगना के साथ खड़ा हो गया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो लीडर्स, चाहे स्मृति ईरानी हो या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लीडर्स हों, वो सब लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, बयानों के जरिए कंगना का समर्थन कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि कंगना का अगला मूव क्या होता है। लेकिन मेरी जो जानकारी है, रोमाना, इस समय कंगना रनौत दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं, दिल्ली आ रही हैं और शायद दिल्ली में भाजपा के सीनियर लीडर्स से वो मुलाकात करेंगे और लीडर्स से मुलाकात करने के बाद आगे की रणनीति पर क्या काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नीरज आपका। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली की राजनीति गर्म है। आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास के घेराव का आज ऐलान कर रखा है और इस बीच आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन इस समय शुरू हो गया है। तस्वीरें आने लगी हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हुए, पुलिस उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेना भी शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के आसपास की तस्वीरें। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहां पर हिरासत में लिया जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत यहीं मौके से मौजूद हैं। जरा जानते हैं दीपक से इस वक्त किस तरीके की तस्वीरें यहां पर देखने के लिए मिल रही है। दीपक, रोमाना, देखिए लगातार यहाँ पर सुबह से ही पुलिस का बंदोबस्त था और जैसे ही कार्यकर्ता जुटना शुरू हुए उनको एक एक करके डिटेन किया जा रहा है, यानी कि ज्यादा संख्या में लोग एक साथ न जुट सके, उनको हटाया जा रहा है। ये देखिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये तमाम लोग हैं, देखिए लगातार डिटेन किया जा रहा है। इससे पहले पंजाब के जो कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन किया गया, वो भी करीबन 30 से 40 की संख्या में थे। उनके साथ पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस भी थे, उनको डिटेन किया गया है और इसी तरीके से लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस की आज की प्लानिंग ये है कि ज्यादा संख्या में लोग जमा ना हो, इक्का दुक्का लोग भी अगर हैं तो उन्हें इन बसों में बैठाकर ले जाया जा रहा है। ये देखिए तमाम बसें यहाँ पर लगाई गई हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है सुबह से ही, और पुलिस का भारी बंदोबस्त, महिला पुलिसकर्मी के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो आम आदमी पार्टी ने आज यहाँ पर तमाम लोगों को जुटने के लिए कहा था, चाहे वो पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो या अदर स्टेट से, कि पीएम आवास का घेराव करना है, उसके लिए लोग यहाँ पर ना पहुंच सके, उसकी तैयारी। ये देखिए अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी को इस तरीके से तैनात कर दिया है, इससे आगे कोई नहीं आ सकेगा। ये आगे यहाँ से कोई नहीं जा सकता है। रस्सियां लाई गई हैं, सबको डिटेन करने की कोशिश है। मैं अपने कैमरा पर्सन मोहित को थोड़ा आगे की तस्वीर दिखाएंगे। आगे भी लोग जमा हो रहे हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। आगे भी लोग जमा होना शुरू हो गए हैं और दिल्ली से भी लोग अब लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, महिलाएं भी पहुँच रही हैं और उनको भी यहाँ पर डिटेन करने की तैयारी की गई है। ये पीछे की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से जो लोग हैं वो जमा हैं और इनको लगातार यहाँ
यहाँ से हटाने के लिए कहा जा रहा है। ये देखिए यहाँ महिलाएं भी पहुंची हैं, उनसे बात करते हैं कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उठा के हमारी महिलाओं को ले जाके उठा के बसों में डाला जा रहा है, मतलब शांतिपूर्ण। कह रही है आपको इजाजत नहीं थी प्रोटेस्ट करने की, धारा 144। हम लोग शांति से खड़े हुए हैं यहाँ। 144 लगाते हैं, जैसे ही हम लोग खड़े होते हैं 144 लग जाती है। मतलब आम नागरिक अपने लिए कुछ भी ना, मतलब हमने कुछ किया अभी तक? आपने कोई नारा देखा हमारा, या हमने किसी तरीके का कुछ किया अभी तक? शांतिपूर्वक तरीके से खड़े हैं, उसमें भी डिटेन हो रहे हैं। क्या है ये? पूरी तरह दिल्ली से ही है, बाहर दिल्ली से ही हूँ मैं। ये देखिए तमाम महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची है, कह रहे हैं कि हम सिर्फ जमा ही यहाँ पर नहीं हो पाए थे पूरी तरह से, और एक तरीके से उससे पहले ही डिटेन करने की कोशिश। और ये देखिए इनको भी यहाँ से हटने के लिए कह दिया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सभी को हटने के लिए कहा जा रहा है। जो भी यहाँ पर पहुंच रहा है, रहिए, हम दो तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। एक तरफ ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जैसे ही जुटना शुरू होते हैं, वैसे ही पुलिस इन्हें बसों में बिठाकर यहाँ से हिरासत में लेकर दूर लेकर जा रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी का जो प्रदर्शन है देख रहे हैं आप, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी जुटने लगे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।